Good morning, students. Welcome to the Priti Mehta's English classes. Today I am going to start a new chapter, Journey to the End of the Earth, and it is written by Tishani Joshi. She is a very good poet, good writer, and a good dancer. She wins many prizes. She earns many awards, and in 2006 she got the first prize in poetry competition. She also adventurous loving woman, and she belongs to मद्रास. सो उसने जब ये द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ आर्टिकल लिखा द हिंदू में, तो बहुत बहुत अप्रिसिएशन उसको मिली. इतनी अप्रिसिएशन मिली कि वो एक इल्यूमिनेटिंग आर्टिकल बन चुका था. क्योंकि उस जैसे कि आपने इस स्टोरी के जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ उसकी टाइटल को देखेंगे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो वो अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आपको बताता है. तो वहाँ जितने भी रीडर्स ने जब ये आर्टिकल ये पब्लिश हुआ द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो एक इल्यूमिनेटिंग आर्टिकल बन चुका था. क्योंकि लोगों को अपनी अर्थ में, जिस धरती माँ के पे हम रहते हैं, जहाँ हमारी लाइफ सरवाइव करती है, उसके बारे में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में आपको पता चला. तो ये आर्टिकल इस चीज़ को बताता है. So let's do it. Journey to the end of the earth एक एडवेंचर्स, एक खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला स्टोरी है. वो इस चैप्टर में वो ये बताती है कि वो एक ट्रेवल यात्रा पे गई थी और वहाँ पे उसने क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया, और इसी चैप्टर में वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही है इस चैप्टर के थ्रू. जब अंटार्कटिका की तरफ वो मूव कर रही थी तो उसमें एक प्रोग्राम को वो रन कर रही थी, और उस प्रोग्राम को उसने ज्वाइन किया था. उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, और इस प्रोग्राम को रन कर रहे थे जो हेड थे वो थे जेफ ग्रीन. और इसमें उन्होंने बच्चों को लिया था, स्कूल चिल्ड्रन को लिया था, बिकॉज उनका ये मतलब था कि हम अपने अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए जिन मेंबर्स को लें वो आगे हमारे लिए एक सक्सेसफुल एक पॉलिसी मेकर हैं. एज यू नो डैट द स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर लाइफ. तो वो उन्होंने इसीलिए लिया ताकि, क्योंकि ये बच्चे ये रियलाइज़ करें कि आज हमारी धरती की कंडीशन क्या है, और अगर हम ऐसे ही करते रहे, अगर हम ट्रीज़ को ऐसे ही काटते रहे, हमारी ओजोन लेयर में ऐसे डिप्लेशन होता रहा, तो उसके ऊपर हमारे फ्यूचर में उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा. तो ये चैप्टर उसके बारे में बताता है. और तभी उन्होंने बच्चों को लिया, क्योंकि बच्चे आके जाके पॉलिसी मेकर्स बनेंगे. तो जब वो अंटार्कटिका के लिए मूव करते हैं तो उन्होंने एक रशियन वेसल का नाम है, वेसल का मतलब है शिप से, अकेडमिक स्कॉल्स्काय. नाम थोड़ा सा अटपटा है, रट लेना, अकेडमिक स्कॉल्स्काय. उन्होंने उनके शिप का नाम था, और उन्होंने अंटार्कटिका जाने के लिए उसको हायर किया था, उसको बुक किया था. अब अकेडमिक स्कॉल्स्काय के पास तक जाने के लिए उन्होंने बहुत 100 आवर्स जो थे उन्होंने उस यात्रा में निकाले थे, और उन्होंने पता नहीं कितने 6 टाइम जॉन्स 9 हेमिस्फीयर मैनी वाटर बॉडीज़ को क्रॉस किया था, तब जाके वो अंटार्कटिका में पहुंचे थे. तिशानी जोशी जब अंटार्कटिका पहुंची थी तो वो बहुत सरप्राइज होगी. एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि तिशानी जोशी जब अंटार्कटिका पहुंची थी तो वो सरप्राइज क्यों हो गई. तो वो बहुत सरप्राइज होगी. क्यों? क्योंकि इतने वास्ट वाइट लैंडस्केप को देखा, जहाँ पे ब्लू हॉरिजन को देखा, जहाँ पे -60 डिग्री से भी ज़्यादा कम टेम्परेचर रहता है, जो बहुत विंडिएस्ट, ड्राइएस्ट और कोल्डेस्ट रीजन माना जाता है अंटार्कटिका. बहुत हवा चलने वाली, सूखा और ठंड वाला. तो कहते इतना अच्छा लैंडस्केप, उसने वाइल्ड लैंड, उसको देखकर वो हैरान होगी. एंड व्हेन शी केम टू नो, जब उसको ये पता चला अंटार्कटिका और इंडिया एक सेम लैंडमास का पार्ट है, तो वो और भी ज़्यादा हैरान होगी. क्योंकि आज हमारे इंडिया की कंडीशन इतना पॉल्यूशन है कि हमें सर्वाइव करना मुश्किल होता है. आज हमारे चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट ने हमें घेर लिया है, और अंटार्कटिका इतना सुंदर वहाँ पे था जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं था. अंटार्कटिका और इंडिया का जो लैंडस्केप था वो एक ही था. तो ये सोचकर वो और भी ज़्यादा हैरान होगी, और रिलीफ भी फील किया, क्योंकि वो सेफली अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बाकी क्रू मेंबर्स के साथ वहाँ पे पहुँच चुकी थी. तो वो बहुत ज़्यादा एक ग्रेट रिलीफ था उसके लिए. द नेक्स्ट पार्ट अब आगे आ रहा है कि अब जब
जैसे जैसे उसकी जर्नी आगे बढ़ती रही, वो उसको ये पता चलता रहा कि अंटार्कटिका जो था वो पहले एक गोंडवाना का पार्ट था। गोंडवाना एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिक लैंड मास था, जहाँ पे मतलब वहाँ पे कोई भी अनहैबिटेड एरिया था, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, कोई पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स और एनिमल की पॉपुलेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा वहाँ पे था, कोई पॉल्यूशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती रही, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बढ़ती रही, तो ये जो गोंडवाना था वो आगे ड्रिफ्ट हो गया, अंटार्कटिका में चला गया, इंडिया ऊपर चला गया, साउथ अमेरिका जो था वो नॉर्थ अमेरिका में चला गया। जैसे जैसे होता गया कि गोंडवाना नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ चला गया, तो आज अगर आप मॉडर्न ग्लोब में देखो तो उसका जो हमारा जो लैंड मास है वो उसी शेप में चला गया कि वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला गया गोंडवाना, इंडिया भी ड्रिफ्ट हो गया एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पास चला गया। तो ये आज जब ग्लोब में आप देखेंगे तो आज हमारा जो नक्शा है वो इस ढंग से है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, पॉल्यूशन बढ़ गया था। पॉल्यूशन के बढ़ने पे जो अंटार्कटिका पे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते रहे थे, वो लैंडस्केप्स होते रहे थे, लैंडस्लाइड्स हो गए थे। लैंडस्लाइड्स होने के कारण वो ये सब चीज़ें जो थी वो ड्रिफ्टेड होती गई, और आज हमारा जो ग्लोब है वो इस शेप में आपको दिखाई देता है। तो अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट में आए तो उसमें ये भी बताता है कि गोंडवाना जो था में एक वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे, फाइटोप्लैंक्टन्स अब क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स सी के ऊपर एक ऐसे मूव करते हैं जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, मोशन में होते हैं, और वो हमारे जो समुद्र में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, मेरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनको फोटोसिंथेसिस, उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब पॉल्यूशन इतना बढ़ेगा तो उनके ऊपर भी, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी असर पड़ेगा। यही पॉइंट बताना चाहता है कि हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से थोड़ा थोड़ा असर पड़ेगा, तो वो कितना बड़ा होता है। मेरीन प्लांट जो वहाँ की एक इकोसिस्टम, वहाँ का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है, वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स का, एक्वेटिक प्लांट्स का, वो सारे सर्वाइव कैसे करेंगे क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगा। आज हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लैंकेट ने हमें घेर रखा है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो फाइटोप्लैंक्टन्स पर असर पड़ेगा, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं पूरा कर पाएंगे, और इस वजह से हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो सकते हैं, और हमारा इकोसिस्टम, हमारा जो फूड चेन है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। अगर मैंने आपसे बात की थी कि गोंडवाना के बारे में, तो गोंडवाना जब ड्रिफ्ट हुआ था उससे पहले 650 मिलियन ईयर्स एगो की मैं बात कर रही थी, और ह्यूमनिक एक्टिविटीज़ जो स्टार्ट हुई थी वो 12,000 ईयर्स एगो की बात कर रही हूँ। तो उसके सामने अगर 650 मिलियन एगो और 12,000 को देखा जाए तो 12,000 तो बस थोड़ी सी हमें लगता है, सिर्फ लगता है। तभी तिशानी जोशी ने, अगर आपने बुक रीड करोगे तो तिशानी जोशी ने सिर्फ ओनली 12,000 ईयर्स बोला है, क्योंकि उसके सामने और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई, इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई कि हमारे जितने भी हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्रेशन होगी, हम ट्रीज़ को काटने लगे, हम बिल्डिंग्स बनाने लगे, हम बड़ी बड़ी मेगा सिटीज़ में कन्वर्ट करने लगे, तो वो सारे ड्रिफ्ट होते गए, और वो ड्रिफ्ट होके अंटार्कटिका की शेप में ले लिया गया। तो तिशानी जोशी को जब भी वहाँ पे पता चला तो शी वॉज वेरी सरप्राइज, और हम रीडर्स भी जब इसको पढ़ते हैं तो हमें भी बहुत सरप्राइज होता है। तो अंटार्कटिका ने हमारे अर्थ के पास्ट के बारे में बताया। अब अर्थ के मतलब, अब कहते हैं कि अगर ऐसे ही रहा, अब फ्यूचर के बारे में बताए, प्रेजेंट तो आपको पता ही है हमारे अर्थ का, कि अब फ्यूचर के बारे में बता रही है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था, वो जो स्मॉल वीड्स तो हमारे जो मेरीन, पानी में रहने वाले मेरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, फ्लोरा एंड फौना है, उसके ऊपर इफेक्ट आते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं पूरा होगा और इससे वो डेड हो जाएंगे। तो सोचो कि हमारे जो ये छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को देखो कि अगर आइस ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, और अगर ये सारी पूरी अंटार्कटिका कोलैप्स हो जाएगा, और यह तो हमारी धरती का क्या हाल होगा, हम अर्थ में कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो ये ह्यूमन इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ह्यूमन की एक्टिविटीज़, हमारी जो ना ख़त्म होने वाली जो डिमांड्स है, जो विशेज़ है, वो गलत है, और हम अपने नेचर की तरफ नहीं देखते हैं, हम उसके लिए कंसर्न नहीं है, हम सेल्फ
अपने सेल्फिश एटीट्यूड की में रहते हैं तो वो गलत है। तो उसका रिज़ल्ट हमें पता चला और हमें कितनी मतलब पढ़ते हुए हमें बहुत हैरानी होती है कि हम कितना हमने नुकसान कर दिया नेचर का। नेचर ने तो बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई थी। एंड व्हेन शी, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि शी बिलोंग टू मद्रास, वो मद्रास से बिलोंग करती है। और मद्रास तो बहुत ही एक गर्म एरिया है, मतलब जहाँ पे गर्मी बहुत रहती है। तो जहाँ गर्मी बहुत रहती है तो फिर वो एक जैसे कोल्ड रीजन में गई तो उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट, उसको बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। बट वो हैरान भी हुई कि मैं ऐसे पिंग पोंग बॉल के ऊपर, एक बहुत विशाल पिंग पोंग बॉल के ऊपर मैं चल रही हूँ। और हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने, मतलब हम ने कैसे अब एक इकोसिस्टम को कैसे इम्बैलेंस कर दिया है, ऑलमाइटी फादर ने कैसे हमें बैलेंस करके दिया था और हम लोगों ने अपनी सेल्फ नीड के कारण कैसे उसको इम्बैलेंस कर दिया। तो अब हम आगे इसके पार्ट में चलें तो आप आगे जब वो अपनी यात्रा पूरी करके जब वापस आ रहे थे एंड व्हेन उनका जो टेम्परेचर था 65 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका था, तब उनका जो शिप जो था, जैसे मैंने बताया था, तो वो ख़राब हो गया था। एंड जो उनका क्रू हेड थे जेफ ग्रीन GEOFF, मतलब उसको हम साउंड ऐसे जेफ ग्रीन करते हैं। तब उन्होंने बोला कि चलो चल के जाते हैं। व्हेन शी वॉक्ड ऑन द थिक लेयर ऑफ आइस, जब वो आइस की थिक लेयर के ऊपर चल रही थी तो उसको बहुत एक रियलाइजेशन हुआ, एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि अगर हम अपने अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने अर्थ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए, क्योंकि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर वी कैन सर्वाइव, हम जहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि सबसे ह्यूमन जो है वो सबसे एक बहुत ही अच्छी क्रिएचर है ऑलमाइटी फादर की, उसने ही अपनी सेल्फ नीड के लिए पूरा इन इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर रखा है। अगर हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तो हम अर्थ भी खो देंगे, जो कि सिर्फ इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर वी कैन सर्वाइव। तो उसको एक सेल्फ रियलाइजेशन हुई और वही सेल्फ रियलाइजेशन वहाँ के जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो हर एक बच्चे को हुई और उनका जो ये मिशन था ये सक्सेस हो गया। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं आर द फ्यूचर ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर प्लैनेट। तो यही पॉलिसी मेकर्स जो थे वो जो हैं उनको ये रियलाइज़ हुआ कि सच में हमें अर्थ, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ। तो हम लोग को ये चीज़ की रियलाइज़ हुई एंड और उनका ये जो सक्सेस, जो ये मिशन था, इस मिशन पे अंटार्कटिका वो गए थे और वो मिशन जो था वो सक्सेसफुल हुआ। तो इस चैप्टर को इसी तरह से एंड किया गया कि उनका जो मिशन था, उनकी जो सब कुछ था वो सब सक्सेसफुल हुआ। सभी वहाँ के जितने भी क्रू मेंबर्स थे उनको ये रियलाइज़ हुआ। और जब ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर में छपा तो एक इल्यूमिनेटिंग आर्टिकल बन चुका था, क्योंकि सबको रियलाइज़ हुआ जिसने ये पढ़ा। और आज आप भी जब पढ़ेंगे तो आपको भी ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो अर्थ था, हमारी इंडिया जो थी, वो एक सेम लैंड, अंटार्कटिका एंड इंडिया वर द सेम लैंड मास। और हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से वो इतना डिस्टर्ब हो चुका है, आज हमारा इकोसिस्टम, आज हमारी फूड चेन इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि हम अगर इसको सेव नहीं करेंगे तो ये प्लैनेट हमारे लिए रहने योग्य नहीं रहेगा। ये नेचर हमारे लिए डिज़ास्टर लाएगी, एक बहुत बड़े एक बहुत ख़तरनाक, एक बहुत भयानक रिजल्ट्स लेकर आएगी, जिसके लिए हमें प्रिपेयर नहीं होना चाहिए। और हमें यही करना चाहिए, हमें अपनी अर्थ को खूबसूरत बनाना चाहिए, इस नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए पॉल्यूशन से। हमें कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो हमारी नेचर के लिए खतरनाक हो। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव ए गुड डे।